रश्मि की बात सुनकर सारिका की तंद्रा टूटी तो उसने अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से कहा, वो मैं कुछ और सोच रही थी। हाँ मालूम है, हमसे कुछ छुपा नहीं है, आंखें सब बयां कर देती हैं तुम्हारी, रश्मि ने चुटकी लेते हुए कहा। क्या किसी की आंखों को पढ़ना इतना आसान है? सारिका ने मन ही मन खुद से सवाल किया। उसे खोया हुआ देखकर रश्मि ने कहा, अब कहाँ खो गई? कहीं नहीं, सारिका ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा सुनो, वो मैं ये बताने आई थी कि कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और तुमको आना है, रश्मि ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ठीक है, सारिका ने कहा। सारिका ने दोनों के लिए कॉफी मंगवाई और फिर कॉफी पीते हुए दोनों बातें करने लगी। कुछ देर बाद रश्मि वहां से चली गई। सारिका ने घड़ी में समय देखा और फाइल्स उठाकर मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। नवीन और कुछ सीनियर स्टाफ पहले से वहां मौजूद थे और सारिका का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुप्ता जी भी अपने मैनेजर के साथ आए और 45 मिनट की मीटिंग के बाद टेंडर शर्मा कंपनी को मिल गया। मीटिंग के बाद सभी उठकर रूम से बाहर चले गए। सारिका खोई हुई सी अभी भी वहीं बैठी रश्मि की सुनाई उस कविता के बारे में सोच रही थी। वो खुद को उस कविता से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। फोन की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी। वो उठकर बाहर आ गई। रोज सारिका देर तक ऑफिस में रुकती थी, पर न जाने आज क्या हुआ। वो जल्दी ही वहां से निकल गई। ऑफिस से बाहर आकर उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। ड्राइवर गाड़ी ले आया और सारिका उसमें जाकर बैठ गई। कहाँ चलना है मैडम? ड्राइवर ने धीरे से पूछा। मरीन ड्राइव। सारिका ने आंखें मूंद कर सर सीट से लगा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आंखें बंद करते ही सारिका अपने बीते कल में चली गई। सब चीजें धुंधली ही सही, पर एक एक करके आंखों के सामने घूमने लगी। 12 साल की थी सारिका जब वो अपने माँ और पापा के साथ पहली बार इंदौर से बनारस घूमने गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुश भी बहुत थी। सभी शाम को होटल में ठहरकर अगले दिन सुबह सुबह ही घाट देखने निकल पड़े। कितना खूबसूरत नजारा था। उगते सूरज की किरणें जब घाट के पानी पर गिरती तो पानी सोने की भांति चमक उठता। सारा वातावरण सुगंधमय था। अधिराज और अंबिका वहीं सीढ़ियों पर बैठकर उस खूबसूरत नजारे को देखने लगे। सारिका और उसकी छोटी बहन वहीं साथ में खेल रही थी। बचपन में सारिका काफी शरारती रही थी, इसलिए अंबिका और अधिराज जी से नजरें बचाकर वो घाट की सीढ़ियां उतरकर कुछ नीचे चली गई। सरू, वहां क्या कर रही हो? नीचे मत जाओ, अंबिका ने आवाज दी। माँ की आवाज सुनकर सारिका जैसे ही पलटी, उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा पानी में जा गिरी। अंबिका और अधिराज का तो कलेजा मुंह को आ गया। दोनों उस ओर दौड़े और सारिका को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। नन्ही सारिका पानी में हाथ पांव मारने लगी। अंबिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। सुबह का वक्त था और घाट पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अधिराज जी को तैरना नहीं आता था, सब घबरा रहे थे। सारिका की सांसें उखड़ने लगी थी। वो पानी में डूबती चली जा रही थी कि तभी 15-16 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल गवाए पानी में कूद गया। सभी हक्के बक्के रह गए। लड़के ने सारिका का हाथ पकड़ा और तैरता हुआ उसे किनारे तक ले आया। अधिराज जी और अंबिका ने सारिका को संभाला। वहां खड़े सभी लोग उस बच्चे की तारीफ करने लगे। सारिका को ठीक पाकर अधिराज जी उस लड़के की ओर पलटे और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इसकी जान बचा ली। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लड़का मुस्कुराया और कहा, एहसान कैसा? किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है, और वैसे भी भोलेनाथ कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बातें करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? अधिराज जी ने लड़के से प्रभावित होकर पूछा। नाम में क्या रखा है साहब जी? ऐसे ही बनारस वाले हमको भोलेनाथ के नाम से जानते हैं। लड़के ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। शिवा। शिवा, वहां क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? सीढ़ियों से ऊपर खड़े दूर लड़के ने जोर से आवाज दी और सारिका को बचाने वाला लड़का भागता हुआ वहां से चला गया। अधिराज जी उसे जाते हुए देखते रहे। लड़का जब आंखों से ओझल हो गया तो अधिराज जी अंबिका की तरफ पलटे। सारिका अब ठीक थी, लेकिन घबराई हुई थी। अधिराज जी ने उसे गोद में उठाया और सबके साथ वहां से चले गए। शाम में मंदिर में होने वाली आरती में अधिराज जी को वो लड़का दिख गया। लड़का पक्का शिव भक्त था
और उसके चेहरे के नूर को देखकर लगता था कि उस पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। अधिराज जी बड़े प्यार से लड़के की तरफ देख रहे थे। जब लड़के की नजरें उन पर पड़ी तो वो उनके पास चला आया। सारिका ने लड़के को देखा तो उसकी आंखें उन छोटी छोटी 2 आंखों पर ठहर गईं। कितनी गहरी और शांत थी वो आंखें। आंखों की पुतलियां घाट के पानी में जलने वाले 2 दियों की भांति चमक रही थी। अरे ऐसे काहे देख रही हो, हमको खा जाओगी क्या? लड़के ने सारिका से कहा। सारिका झेप गई और इधर उधर देखने लगी। आरती के बाद अधिराज जी ने लड़के से कहा, आओ खाना खाते हैं। अब अरे नहीं, आप खाइए, अब घर पर आई इंतजार कर रही है। लड़के ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। शर्माओ मत, आओ। अधिराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो मना नहीं कर पाया और उनके साथ आकर बैठ गया। अधिराज जी ने सबके लिए खाना मंगवाया और सब साथ मिलकर खाने लगे। खाना खाते हुए अधिराज जी ने लड़के के घर परिवार के बारे में पूछा और वो बताता गया। सारिका नजरें बचाकर बार बार उस ओर देख लेती। अब तो लड़के को भी सारिका का बार बार यूं छुपकर देखना अच्छा लगने लगा था। वो मुस्कुरा उठा। दोनों की नजरें मिली तो दोनों इधर उधर देखने लगे। उस शाम लड़का अधिराज जी के परिवार के साथ ही घूमता रहा और सारिका से उसकी दोस्ती भी हो गई। लड़का चला गया और अधिराज जी सबके साथ होटल आ गए। अंबिका के कहने पर वे 2 दिन और रुक गए। लड़का रोज किसी न किसी घाट पर उन्हें मिल ही जाता और फिर वे साथ बैठकर वहीं चाय पी लिया करते और कभी खाना खाते। अगली सुबह उन्हें वापस इंदौर के लिए निकलना था। अंबिका ने बैग पैक किए और अधिराज जी और बच्चों के साथ होटल से बाहर निकल गई। अंबिका ने सारिका का हाथ पकड़ा हुआ था। वो चलते हुए बार बार पलट कर देख रही थी कि शायद उसे उस लड़के के आने का इंतजार था जिससे उसका एक अनजाना रिश्ता बन चुका था, पर लड़का नहीं आया। सारिका उदास हो गई। अधिराज जी ने सामान गाड़ी में रखवाया और सभी गाड़ी में आकर बैठ गए। सारिका भी आकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। सारिका ने एक आखिरी बार आस भरी नजरों से गर्दन उठाकर देखा। गाड़ी से कुछ ही दूर खड़ा वो लड़का सारिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। सारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कैसा एहसास था वो समझ नहीं पाई, पर इस वक्त उसे वहां देखकर उसे सुकून मिल रहा था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। यहाँ